वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन दी कॉमर्स क्लब। और आ चुके हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट ऑफ अवर प्लानिंग, जहां पे हम लोग पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस खत्म करने वाले हैं। थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, इसीलिए एक वीडियो में इसी को कवर किया। इसके बाद वाली टॉपिक में पूरा चैप्टर एंड कर देंगे। ध्यान रखना, इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक दे दिया है, जल्दी से देख लीजिए। और हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हो लेकिन स्किप नहीं कर सकते। और अभी तक का तुमने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर तो पता नहीं कौन करता ही होगा इन सारी वीडियोस को, तो शेयर अपने मन से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, शुरू करते हैं प्लानिंग बिना किसी देरी के। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली प्लानिंग प्रोसेस को समझने के लिए पर्टिकुलरली हमें देखने पड़ेंगे कुछ आपके स्पेसिफाइड स्टेप्स जो आपको यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस में देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमारी प्लानिंग प्रोसेस जो होती है वो कहीं 7 स्टेप्स में जाके पूरी हो पाती है। तो सिंपली हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबसे पहला स्टेप क्या है। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरा आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस है, उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस है, उसके बाद इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस है, फिर सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव है, फिर इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड देन फॉलो अप द एक्शंस। एक तरीके से नंबर ऑफ सीरीज हैं जिससे हमारा प्लानिंग प्रोसेस तैयार होता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चा, प्लानिंग प्रोसेस को ओवरऑल इतनी तरीके से पढ़ लेना ही काफी नहीं है। अब यहां पे हमें एक एक करके सारे स्टेप्स को पूरी तरीके से स्क्रूटनी करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले ओवरऑल प्रोसेस के स्टेप पे, दैट इज आवर सेटिंग ऑब्जेक्टिव। किसी भी प्लानिंग की शुरुआत करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑन अ फैक्ट मैं ये चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बिना ऑब्जेक्टिव के आप प्लान नहीं कर सकते। जब आपके दिमाग में कुछ नहीं है, आपने कुछ सोचा ही नहीं है, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो विदाउट ऑब्जेक्टिव क्या उसके बारे में आप कोई प्रोसेस कर सकते हैं? ये मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि यहां पे मैं एक साफ चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं तो प्लान किस चीज का करोगे? तो यहां पे वही चीज लिखी हुई है, एस्टैब्लिशिंग गोल फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट यूनिट्स एंड पर्सनल। ध्यान रखना, सिर्फ बिजनेस के ही गोल्स नहीं बनाने हैं, यहां पे बहुत सारी और भी चीजों के गोल बनाने हैं। जैसे आपको इंडिविजुअल मतलब आपके जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, आपके पूरे लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, दिन दिन के भी गोल्स होने चाहिए। मैं एक चीज साफ बता देता हूं, एलन मस्क जब मीटिंग करता है तो 5-5 मिनट की मीटिंग्स होती हैं, और 1 मिनट भी अगर आगे चला जाता है तो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा स्कोल्ड करता है। तो यहां पे मैं चीजें बता रहा हूं कि सिर्फ बड़े ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करने चाहिए। लोग यहां पे पूरे 1-1 घंटे बर्बाद कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, बिना ऑब्जेक्टिव के काम नहीं चलेगा। आगे लिखा है, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ईच unit and to personnel at all levels so that they are aware with how the actions contributed to the achievement of the goals। सबको पता होना चाहिए कि उनके गोल्स क्या हैं, सबको पता होना चाहिए कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर उनको यही नहीं पता होगा कि उन्हें करना क्या है तो उन्हें कोई भी स्पेशलाइजेशन मिल ही नहीं पाएगी, या फिर वो किस लिए काम कर रहे हैं उनको यही नहीं पता होगा। और जब यही नहीं पता है तो प्लानिंग किस बात की करेंगे यार। तो चीजें क्लैरिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजें क्लियर होना जरूरी है। आप 12वीं के बाद क्या करने वाले हैं आपको खुद नहीं पता है तो ओवरऑल दर दर भटकेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हंसी मजाक अब साइड में रखते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट मींस डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब लोगों को लगता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, जब मैं क्लास ले रहा था प्रीमाइसेस का मतलब बिल्डिंग एंड ऑल होता है। अब मेरे को लगा कि हाँ अच्छा, प्लान बनाने के लिए बिल्डिंग बनानी पड़ती है, लेम टॉपिक। सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब है कि आपको एक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। स्ट्रक्चर्स जो मेरा तकिया कलाम है ना, मैं हर जगह पे स्ट्रक्चर बोला करता हूँ। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि डेवलपिंग स्ट्रक्चर, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आपको ख्याली पुलाव बनाने हैं। मैंने अगर ये करना है या फिर मेरे गोल्स क्या है, जैसे मैंने अपने पहले टॉपिक में बताया था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपको डेवलपिंग प्रीमाइसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीमाइसेस अगर सेट नहीं होंगे, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, आप अगर सोचेंगे नहीं उसके बारे में, इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो बच्चे ध्यान रखना आप उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Because planning is a futuristic या फिर future oriented activity and the future is uncertain, management must make some certain assumption while creating organization plan। कुछ assumptions लेने को, अगर मैंने ये किया तो मेरे ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हो सकता है, या फिर मैंने अगर दूसरा प्लान अपनाया तो मेरा रिजल्टेंट क्या हो सकता है। बेसिक assumptions बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख्याली पुलाव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस इसी को बोलते हैं, सीधा बोल दिया, अपनी कॉपी में लिख देना, डेवलपिंग प्रीमाइसेस इज इक्वल टू ख्याली पुलाव, ठीक है। अब कैसा भी हो तुम जानो, ठीक है। आगे लिखा है, These assumptions about the future are referred to as premises and they serve as the foundation for creating plans।
All planning managers should have be familiar with the same assumptions and they must all agree on it. सिंपल कहने का मतलब है सभी को ये assumptions पता होने चाहिए। हर प्लान के हिसाब से assumptions अलग अलग होते हैं। मेरे को 95% लाना है बोर्ड्स में, मेरे ओवरऑल प्रेमाइसेस अलग अलग होंगे कि मैंने इस ट्यूशन में पढ़ा तो कैसा आएगा, मैंने ये यूट्यूब चैनल उठाया तो मेरे नंबर कैसे आएंगे, या फिर मैं पर्टिकुलरली इन्हीं सब के चक्कर में पढ़ता चला जाऊंगा। वो नहीं, बोर्ड्स एग्जाम से पहले वो आते हैं, ये 25 क्वेश्चन नहीं देखे तो तुम्हारा पेपर बर्बाद हो जाएगा, ये 2 क्वेश्चन तो आने ही आने। इससे क्या हो, व्यूज बटोरते हैं। ठीक है, दैट मीन्स तुम्हारे प्लान्स हैं कि तुम्हें कहां लिए जाना है। तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा तो इन्हीं के शिकार हो जाओगे, और तुम्हारे मेरे प्रेमाइसेस तो यही बताते हैं कि तुम्हारा पूरा का पूरा बोर्ड्स बेकार हो जाएगा। तो ये ख्याली पुलाव बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस ट्रैक में जा रहे हो क्या वो सही भी है कि नहीं है। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई कि डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब क्या होता है। अगर ये चीज समझ आ गई है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और सर नहीं समझ आई तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, मेरे तो वॉच टाइम बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डेवलपिंग प्रेमाइसेस के बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रेमाइसेस को हर्ट कर देते हैं, जो स्ट्रक्चर्स को हर्ट करते हैं। वो क्या होते हैं बच्चे? यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्लानिंग। दैट इज, सबसे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को देखेंगे कि जो हमारे प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हमने प्रेमाइसेस बना के रखे हैं क्या पता वो भी उससे अफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है बच्चे? एक्सटर्नल में लिखा हुआ है इवन अ वेल कॉर्पोरेशन में नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन अ टेरिबल इकोनॉमी, यू कांट कंट्रोल द इकोनॉमी. Knowing how it works can help you detect the risk and opportunities. Hence, the firm need to have a consistent eye on the external environment. बाहर क्या चल रहा है, आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में महंगाई चल रही है या मंदी चल रही है, किस चीज के रेट बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्योस कर सकता है। एक बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी कोलैप्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ओवरऑल अच्छी तरीके से नजर नहीं रख पाती। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नज़र नहीं रखी तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कंपैटिटर अपनी स्केल को चेंज करता है, अपना एक्सपेंशन करता है, तो वो इकोनॉमी के फ्लो के साथ चलता है, और ज़रूरी नहीं है वो इकोनॉमी का फ्लो आपके लिए अच्छा हो। टोबैको कॉज कैंसर खराब हो सकता है एडिक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन टोबैको कॉज कैंसर किसी भी आयुर्वेदिक चीज़ के लिए खराब नहीं हो सकता। तो ये जो सारे के सारे लीगल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं बिजनेस टू बिजनेस पे, किस बिजनेस को अफेक्ट करेंगे और किस बिजनेस को नहीं अफेक्ट करेंगे। बड़े से बड़े बिजनेस जिनकी लेविश लाइफस्टाइल चल रही है वो तक बर्बाद हो जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जिन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बस उससे बच के साइड से निकला जा सकता है। आई होप तुमको एक्सटर्नल फैक्टर समझ आ गए। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। वो नहीं घर का भेदी लंकट है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एम्प्लॉयज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म, वेदर दे वर क्रिएटिंग कोड और सेलिंग थिंग्स टू स्ट्रेंजर्स, द एम्प्लॉयज मस्ट बी गुड एट वॉट दे डू. Internal politics and disagreements can destroy a good organization. Even if everyone is skilled and talented, internal factor also includes suppliers, customers, etc. लोगों को कोड्स बेच देना, तुम्हारे प्लान्स बेच देना, ब्लूप्रिंट्स दे देना, सूर्या याद होगा, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं, और इंटरनल फैक्टर्स ही अगर तुम्हें धोखा दे गए तो बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने भले जितने भी स्किल्ड फैक्टर्स को रख रखा हो, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मींस लेबर, आपने भले जितने भी स्किल्ड लेबर्स को रख रखा हो, आप जितने टैलेंटेड लेबर्स को रख रखे हैं, जितने भयंकर ज़्यादा एम्प्लॉयज़, अगर वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो इंटरनल फैक्टर्स आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नाश कर सकता है। आई होप तुम्हें इंटरनल फैक्टर समझ आ गए। ओके स्टूडेंट्स, लाइट चली गई थी ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट एंड थर्ड ओवरऑल अपने स्टेप्स में। तो अपना थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। अब इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, अगली वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में क्या लिखा हुआ बच्चे ध्यान से देख लेते हैं। आफ्टर द ऑब्जेक्टिव हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, assumptions are formed and different course of actions are chosen. The course of action could be standard or novel. By the integrating more people and sharing the ideas and innovation, course can be implemented. Simple कहने का मतलब क्या है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपने ख्याली पुलाव भी बना लिया, दैट मीन्स प्रेमिसेस भी बना ली, और उसके बाद अब तुमको आइडेंटिफाई करना है वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब एक काम को करने के 10 तरीके हो, अब आइडेंटिफाई करो कि पर्टिकुलरली तुमको किस किस तरीके से उन कोर्स ऑफ एक्शन को खत्म करना है। दैट मीन्स जो तुम्हें चाहिए वो कौन कौन से रास्तों से निकाला जा सकता है।
सिंपल कहने का मतलब है कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, गो एंड फाइंड इट्स वे। और ये रास्ते निकालना ही आइडेंटिफाइंग द वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। गो एंड गेट इट। आगे अगर हम लोग बात करें इसी के बाद, तो नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब उसके पास 10 रास्तों में देखना है कि भाई कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा होगा। किसी के लिए कोई भी रास्ता अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कोई सा भी प्लान अच्छा हो सकता है। एक टॉपर साल के 2 महीना पढ़ के टॉप मार लेता है, हम लोग पूरे साल घिसते रहते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते और तभी यूट्यूब की वीडियोस छांटते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या बच्चे, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जरूरी नहीं जो दूसरा कर रहा है वही हमारे लिए बेस्ट हो। लोग कहते हैं अपने सक्सेस के राज बताइए। बच्चे उसकी लाइफस्टाइल ही अलग है, उसकी काम करने का तरीका अलग है, तो उसके सक्सेस के राज तुम्हारे कैसे काम आ सकते हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे कि आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं, अपने इंटरनल्स को उसके एक्सटर्नल से कंपेयर कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप है ये। सिंपल कहने का मतलब है कि आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं और आप दूसरे के बारे में सिर्फ उसकी सक्सेस जानते हैं, और उसने अगर 2-3 बातें आपसे बोल भी दी ना तब भी आपको कोई काम नहीं आने वाली। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बस इतना ही बताता है कि इवैल्यूएट करो एक काम को करने की जो 10 तरीके हैं, उन सारे 10 तरीकों को इवैल्यूएट करो कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा होने वाला है। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट है बच्चा, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आपने इवैल्यूएट कर लिया और आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना समझ आ गया होगा कि अब बेस्ट अल्टरनेटिव तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। तो यहां पे बस वही चीज बताई गई है, सेलेक्ट करिए बेस्ट अल्टरनेटिव। अमंग दी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आपको चूज करना है बेस्ट अल्टरनेटिव जो तो आपके लिए इफेक्टिव भी हो और साथ में एफिशिएंट भी हो। तो बच्चे ध्यान रखना, सेलेक्टिंग दी बेस्ट अल्टरनेटिव में यही चीजें आती हैं। और उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब आपने अल्टरनेटिव डाल दिए, अब उसके पास कुछ सारे स्टेप्स होंगे, उस अल्टरनेटिव में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, अब उस पर आपको इंप्लीमेंटेशन देना है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने ख्याली पुलाव बना लिया, मैंने बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को जज कर लिया और मैंने सेलेक्ट भी कर लिया और अब छाती तान के सो गए कतई। ऐसे नहीं करना, आपको इंप्लीमेंट भी करना है प्लान। मैंने कहा था ना, प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ सोचना नहीं होता है, एक्शन ओरिएंटेड भी होती है। तो एक्शन ओरिएंटेड का मतलब उसको प्लान को इंप्लीमेंट करना, अपने लेबर्स के साथ उनको डिस्कस करना, उनको बताना कि अब आपको इस तरीके से काम करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को बताना, खुद को बताना, अपने साथ के जो साथी आपके CEO हो गए, CO हो गए, CMO हो गए, इन सब को बताना, उस प्लान को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर देना। एंड आफ्टर दैट आता है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन बताता है इट इंटेल्स कीपिंग ट्रैक ऑफ द प्लान्स दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड इंश्योर्स दैट एक्शंस आर बीइंग कैरीड ऑन टाइम। ध्यान रखना, जो तुमने प्लान्स इंप्लीमेंट किए हैं क्या वो सही तरीके से जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंप्लीमेंट कर दिया और पूरी गाड़ी अच्छी तरीके से चलती चली गई। ध्यान रखना, हर बार ऊंच भी आती है तो नीच भी आती है, हर बार कुछ ना कुछ डाउनफॉल आता है तो अपग्रेडेशन भी आता है। दोनों पे ही खुद को संभालना पड़ता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ लॉस के टाइम पे खुद को संभालना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब भी संभालना पड़ जाता है। मैं यहाँ पे साफ चीज़ें कहूँगा कि पैसा आता तो है लेकिन उसे सस्टेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइफ में आपके पास हमेशा एक मोमेंट आएगा जहाँ पे आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन उस जगह पे उसे कंट्रोल कर लेना ही सबसे बड़ी कारीगरी होती है। एंड आई होप तुम्हें फॉलो अप एक्शन समझ आ गया होगा। उस एक्शंस को फॉलो अप रखना, उस एक्शन को कंटिन्यूएशन में रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। और आगे उसके बाद लिखा है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द डेविएशन फ्रॉम द प्लान्स एंड करेक्टिव एक्शंस इज रिक्वायर्ड टू मीट द डेफिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि करेक्टिव एक्शंस लेते रहना और हमेशा रेगुलर मॉनिटरिंग करना कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स इट अबाउट इट। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप तुमको ये स्टेप्स ऑफ प्लानिंग समझ आ गई हो। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। आई होप तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो और जाते जाते ज्ञान लेते जाइए कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा, सारी वीडियोस बिंज वॉचिंग करिएगा, लेट के देखिए कतई, उसके बाद चैप्टर रीडिंग लगा लेना, उसके बाद चैप्टर रीडिंग लगा लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार चैप्टर रीड कर लेना, उसके बाद दूसरी कोई वीडियो छानने मत चले जाना। इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ तुमको क्वेश्चन आंसर्स देखने, समझ गए कैसे क्वेश्चन आंसर देखने, उसकी भी वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, पहले इतनी तो निपटा लें। चलिए मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।